घोड़ा अड़ा क्यों, पान फड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और आपका पढ़ा हुआ भुला क्यों? इन सब का उत्तर है एक, फेरा ना था। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम देते वक्त अपना पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी शायद फेरने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिवीजन हमको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि हम देखें कि हमको रिवीजन कब करना चाहिए, हमको ये जानने की जरूरत है कि हम भूलते कैसे हैं, या हमारी जो भूलने की जो कर्व है, जो विद टाइम जो हम भूलते हैं, उसको क्या कहता है। तो एडम्स गॉस-वर्ग का जो फॉरगेटिंग कर्व है वो ये कहता है कि लगभग 1 घंटे में हम 50% पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और लगभग 1 दिन में केवल 35% ही रिटेंशन कर पाते हैं, मतलब 65% पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये फॉरगेटिंग कर्व हमको क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जैसे हम कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, हम उसको बहुत तेजी से भूलने लगते हैं और ये भूलने की जो गति होती है, ये शुरू के 24 घंटे में बहुत ज़्यादा तेज होती है। आप देखिए, अब देखिए कितना तेजी से हम भूल रहे हैं और आगे चल के ये गति धीरे हो जाती है। तो ये हमें कुछ इनसाइट देता है, कि हमको रिवीजन कब कब में करना चाहिए। तो इसको क्या सॉल्यूशन है? इस भूलने का सॉल्यूशन क्या है? इस भूलने का सॉल्यूशन है कि हमको अपने रिपीटेशन को प्लान करना चाहिए, स्पेस रिपीटेशन करने चाहिए। स्पेस रिपीटेशन का मतलब क्या है? दैट यू इंट्रोड्यूस टाइम इंटरवल्स बिटवीन योर रिवीजन सेशंस। जो डिफरेंट रिवीजन सेशंस हैं, उसके बीच में कुछ गैप रखा जाए ताकि आपको जो फॉरगेटिंग कर्व है उसको हम चेंज कर सकें। हम देखेंगे हम उसको चेंज कैसे करेंगे। तो ये मैं कैसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम इंटरवल्स में जब आप देखते हैं, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी और उसको आपने थोड़ा टाइम दिया और फिर आपने उसको रिवाइज किया, तो आपको कैसे हेल्प करता है? ये आपको सबसे पहले तो जो आप भूलते हैं और फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, तो ये जो भी आप जिन्हें रिवाइज किया है, ये आपकी मेमोरी में सीमेंट हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सीमेंट हो जाता है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। दूसरी बात, जब आप कोई गलती करते हैं या कुछ भूलते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं, तो आप अपनी मिस्टेक्स को, जो आप भूल रहे हैं, उसको ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा भी गया है कि आप 1 घंटा 10 दिन रिवाइज करें, 1 घंटा डेली 10 दिन रिवाइज करें, ये कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप 10 घंटे बैठ के एक ही दिन रिवाइज कर लें। ठीक है, जैसे आप जाते हो ना, आप खाना खाते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, जिम जाते हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में 10 किलो अनार खा जाओ या 10 घंटा जिम कर लो, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना आप परहैप्स एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अनार का ज़्यादा दिन खाओगे या 1 घंटा जिम आप 10 दिन या ज़्यादा दिन करोगे, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सिमिलरली स्पेस रिपीटेशन भी ये बात कहता है कि टू कमिट समथिंग टू योर मेमोरी, आपकी मेमोरी में कोई चीज़ घुसाने के लिए, आपको याद कराने के लिए टाइम लगता है और रिपीटेशन लगता है। बार बार उस चीज़ को रिवाइज करें और थोड़ा टाइम दे के रिवाइज करें। तो अब मैं कह रहा था कि स्पेस रिपीटेशन होना चाहिए। स्पेस रिपीटेशन में क्या होता है, हम कुछ इंटरवल्स पे रिवाइज करते हैं, तो इंटरवल क्या होना चाहिए? तो ये तो हमारा नॉर्मल कर्व था, जैसे हम भूलते जा रहे थे। तो इसमें हमको क्या, यह कर्व हमको क्या बता रहा था कि हम पहला 1 घंटे में 50% ऑफ द चीज़ भूल जाते हैं। तो इसका मतलब हमको जो पहला रिवीजन है वो 50% बचाने के लिए हम पहले 1 घंटे में कर लेना चाहिए। सो मीनिंग इमीडिएटली आफ्टर द क्लास और इमीडिएटली जो भी आपने नई इन्फॉर्मेशन अभी लर्न करी है, उसके तुरंत इमीडिएटली आप अपनी चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रिवीजन कब था जिसमें आप 65% चीज़ें भूल जाते हो? वो कब था? वो लगभग 24 घंटे की ड्यूरेशन में था कि 24 घंटे में आप 65% चीज़ें भूल जाते हो। मतलब आप दूसरा जो रिवीजन है वो 24 घंटे में प्लान कर लीजिए। तो आप देखिए, जैसे ही आप भूलने लगे, आपने रिवीजन कर लिया तो आपका रिकॉल बढ़ गया, फिर आप भूलने लगेंगे, 24 घंटे में जैसे ही आप पहुंचने लगेंगे, फिर आपने रिवीजन किया, फिर आपका रिकॉल बढ़ गया। ऐसे ही अगर 1 वीक बाद आप रिवाइज करते हैं तो फिर आपका रिकॉल बढ़ जाता है। मीनिंग कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो सिग्निफिकेंट पोर्शन आप रिटेन कर पाते हो। आप देखिए कि लगभग 65% ऑफ द कंटेंट यू में रिमेंबर, 70% ऑफ द कंटेंट यू में रिमेंबर। आप देखिए, अगर आप स्पेस रिपीटेशन करते हैं, क्योंकि आप भूलने ही नहीं देते अपने कंटेंट को, इस कर्व को नीचे ही नहीं आने देंगे, क्योंकि आप बार बार, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर द क्लास, मतलब 1 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या 1 वीक के अंदर अगर आप रिवाइज करते हैं किसी टॉपिक को, तो आप ज़्यादा समय तक याद कर पाएंगे और आप देखिए इतना परसेंट, 70% तक आप उसको याद रख पाएंगे। तो कब रिवाइज करना है? तुरंत पढ़ने के बाद। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपने ली तो उसको समराइज करिए, खुद को समझाइए। तो पहला रिवीजन जस्ट आफ्टर द क्लास है, जस्ट आफ्टर द सेशन, जो भी आपने पढ़ा है उसके बाद होना चाहिए। दूसरा रिवीजन 24 घंटे के बाद होना चाहिए। 24 घंटे के बाद रिवीजन कैसे होता है? 24 घंटे के बाद रिवीजन ऐसे होता है कि जब भी आप कोई नया पढ़ने जाएं तो पहले पुराना
पुराना जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करें, उसको आप रिवाइज करें, ठीक है। तो ताकि 24 घंटे का आपका रिवाइज भी हो जाएगा, फिर अगला जो रिवीजन करें 1 सप्ताह के बाद कर लें, ठीक है। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अपने टारगेट्स मीट आउट करने के लिए वो डेली नया पढ़ते हैं। आज हमने एक्स पढ़ा, कल हम वाई पढ़ेंगे, उसके अगले दिन हम जेड पढ़ेंगे और कह देंगे हमारा सिलेबस पूरा हो गया। वो सिलेबस पूरा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जैसे कर्व में देखा कि हम सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंटेंट हम भूल जाएंगे, 65% तक कंटेंट हम भूल जाएंगे। तो ये कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई करने का, ठीक है। तो अब स्पेस रिपीटिशन से हमको ये चीज़ सीखनी है कि हमको पहले 2 या 3 रिवीजन है वो एक फिक्स टाइम में कर लेने हैं, ताकि हमको काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंटेंट हमको याद रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज है हैविंग द स्ट्रक्चर्ड रिवीजन रूटीन। तो ये तो हमको पता पड़ गया कि हमको कब कब करना है, तो हम कैलेंडर बनाएंगे। आज कोई टॉपिक हमने पढ़ा, से ज्योग्राफी आज हमने पढ़ा, तो उस ज्योग्राफी को आज पढ़ने के बाद तुरंत बाद में रिवाइज करूंगा, एक कल में 24 घंटे बाद में रिवाइज करूंगा और एक 7 दिन बाद रिवाइज करूंगा। तो मैं अपने कैलेंडर पे ये मार्क कर लूंगा कि मैं कब कब रिवीजन कर रहा हूं, कब कब मैं रिवीजन कर रहा हूं, आज, कल और 1 वीक बाद, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट पोर्शन के लिए मैं कैलेंडर में मार्क कर लूंगा कि मेरा रिवीजन कब कब हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है रूटीन का। तो आप डेली बेसिस पे अपने पढ़ाई के शेड्यूल में कुछ रूटीन का जो टाइम है उसको फिक्स करिए, ठीक है। सोने से पहले करिए, जस्ट सुबह उठने के बाद करिए, जब भी आपका दिमाग शांत हो आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। अगर आप उस समय रिवाइज करोगे, रूटीन बना लोगे और इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट ऑफ द कंटेंट आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब बात आती है कि हमने प्लान तो बना लिया लेकिन हम रिवीजन करें किस चीज का। तो आपको पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में बताता हूं। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आप केवल 20% एफर्ट देके 80% रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग का 20% का एफर्ट होता है वो आपको 80% रिजल्ट देता है और बाकी का जो 80% एफर्ट होता है वो केवल 20% रिजल्ट देता है। तो ये बताता है कि आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। तो स्मार्ट वर्क में फिर आप कहोगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई वो 20% कौन सा है, वो 20% कंटेंट कौन सा है जिसको हम पहले रिवाइज कर लें और हमको 80% मार्क्स आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है बाय डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आप अपने जो अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रिपीट होते हैं, ऐसा निश्चित होता है कि इन क्वेश्चन से, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना ही आना है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आना ही आना है प्रीलिम्स में, तो हम उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करेंगे। तो ये 20% ये पेरेटो प्रिंसिपल को आप लगाइए और आइडेंटिफाई करिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम पहले रिवाइज कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पूरा 100% करने के चक्कर में हम वो 20% को भी बहुत अच्छे से ना कर पाएं तो शायद हमको ज़्यादा रिजल्ट दे दे। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत जरूरी है जो आपको बताए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डूइंग डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ढर्रे से लोग कैसे रिवाइज करते हैं। पुराने ढर्रे का मतलब क्या है, लोग किताबें खोल के बैठ जाएंगे और लेट से मैंने पार्लियामेंट का चैप्टर रिवाइज किया, लेट से मैंने हिस्ट्री पढ़ना चालू किया और हिस्ट्री में मैंने डिफरेंट नेशनल मूवमेंट पढ़ लिए, मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया, सवर्णवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे इवेंट्स मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़ लिए और मुझे समझ में आ गया हाँ भाई ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। लेकिन जब हम आपसे पूछेंगे, आपको पता है काफ़ी चीज़ें आपको याद भी रह जाएं, लेकिन जब भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते हैं, उसमें कुछ न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं जो शायद आप भूल जाएं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको बहुत अच्छे से रिवाइज होती हैं और कुछ चीज़ें उतने अच्छे से हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को सिमिलर ट्रीटमेंट दें, मतलब अगर हम रिवाइज करने बैठे हैं और उसको एक बार में पूरा ही पढ़ जाएं जैसे हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका वीक पॉइंट वीक ही रह जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट को तो स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे बट वीक पॉइंट आपका वीक ही रह जाएगा। हर रिवीजन के बाद रिवीजन 1 में भी इतना ही रहा, 2 में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आया है,
तो इसलिए मैं कहता हूं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर आपका ये टॉपिक कमजोर है रिवीजन में, या ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप बार बार भूल रहे हैं, तो आप इसी टॉपिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। अगर आप 1 घंटा रिवाइज कर रहे हैं तो 10 मिनट इस टॉपिक को एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन सके और ये फिर अगले रिवीजन में यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे आ जाए, ये अगले रिवीजन में यहाँ आ जाए और ये अगले रिवीजन में यहाँ आ जाए, सो दैट आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएं। फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, आपको मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगली चीज़ है कि रिवीजन की टेक्निक्स क्या है, हम रिवाइज करें तो करें कैसे, वो एग्जैक्टली टेक्निक्स क्या हैं। तो पहले टेक्निक्स को बताने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ टेक्निक्स हैं जो पैसिव रिवीजन टेक्निक है। पैसिव का मतलब होता है कि उतना एक्टिवली आप रिकॉल नहीं करते हैं, उतना जल्दी से आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं, रिवाइज नहीं होती हैं। तो वो उन टेक्निक्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, कहीं जानने के लिए कि आप वो मिस्टेक आप तो नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाईलाइटिंग द फ्रेजेस। आप किताब में पढ़ रहे हैं और येलो कलर का हाईलाइटर लेके और उसको बस हाईलाइट करे जा रहे हैं पूरा पैराग्राफ। किताबें देख के ऐसा लगता है कि भाई बच्चे ने तो बहुत मेहनत करी है, और बच्चे से कुछ पूछ लो तो बच्चे को याद नहीं कुछ, किताबें पूरी नारंगी हो जाती है। ठीक है, देन रीडिंग थ्रू द लेक्चर। किताब उठा ली, जो भी लेक्चर नोट्स हैं, और बस को ABCD की तरह, राम कहानी की तरह हम पढ़ रहे हैं, बस बैठ गए और यूं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा चीज़ है कॉपिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। हमारे सामने अखबार पड़ा हुआ है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है और हम उसमें से देख के कॉपी कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं और ऐसे कॉपी कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं और ऐसे कॉपी कर रहे हैं। इन तीनों ही चीज़ें में हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा है। जब हम कॉपी कर रहे हैं तो हमारा आंखें बस केवल देख रही हैं, क्रिएटिवली थिंक नहीं कर रही हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रही हैं, हम बस कॉपी कर रहे हैं। जब हम हाईलाइट कर रहे हैं तो हम केवल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम केवल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में उस चीज को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उस इंपॉर्टेंस को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा पैसिव मोड ऑफ लर्निंग है। ठीक है, रीडिंग थ्रू द लेक्चर, ये तो बहुत आसान है जानना कि केवल राम कथा की तरह पढ़ने से तो चीजें एक्टिवली रिवाइज होती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव मोड ऑफ टेक्निक। पैसिव मोड ऑफ टेक्निक से चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उतना आप रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है एक्टिव रिवीजन टेक्निक, कि हम कुछ ऐसे इस तरीके से रिवाइज करें कि हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से याद रखे। तो उनमें से पहली है एनाटोशन। ठीक है, एनाटोशन में हम क्या करते हैं? एनाटोशन में हम अपनी समझ से जो भी हमने सपोज एक पैराग्राफ पढ़ा और उस पैराग्राफ से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, हम एक कीवर्ड उसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 1833 का एक्ट पढ़ा, तो मुझे लगा कि जब हम प्रोग्रेशन देखते हैं तो 1833 का जो एक्ट है इट इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन, तो मैंने एक कीवर्ड लिख दिया सेंट्रलाइजेशन। उस पैराग्राफ के बगल में अपनी बुक में मैंने सेंट्रलाइजेशन लिख दिया। ऐसे ही 1861 का जो एक्ट है उसमें हमें पता पड़ता है कि वहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो जब मैं 1861 का एक्ट पढ़ूंगा तो मैं वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन लिख दूंगा। ठीक है, I'm just giving you an information। तो जब मैं अगली बार जब मैं उसको रिवाइज करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले पढ़ूंगा सेंट्रलाइजेशन और अपने आप से पूछूंगा मैंने सेंट्रलाइजेशन लिखा क्यों था, और अगर मैंने उसको ढंग से प्रोसेस किया है तो मैं वो सेंट्रलाइजेशन कीवर्ड से मुझे वो रिकॉल होगा कि वो सेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों हुआ? मद्रास एंड बॉम्बे का लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया गया, तो मुझे पता चलने लगेगा। सिमिलरली डिसेंट्रलाइजेशन में मैं क्या याद रखूंगा कि कैसे कैसे डिफरेंट प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई, कैसे कैसे लेजिस्लेटिव पावर जो है 1833 के एक्ट में ली हुई थी वो 61 के एक्ट में वापस करी गई। तो ऐसे कीवर्ड देख के मैं रिकॉल करूंगा। और क्या कीवर्ड है 1861 एक्ट के? पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनेंस का जो प्रोविजन है वो 1861 के एक्ट के तहत सबसे पहले आया था। तो ये चीजें हमको पता पड़ती हैं उन कीवर्ड्स के थ्रू, क्योंकि कीवर्ड्स के थ्रू हमारा ब्रेन एसोसिएट करता है उस इन्फॉर्मेशन को, और एक्टिवली जब आप दोबारा उसको रिकॉल करोगे तो कीवर्ड देख के वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद आएगा। तो बेसिकली आप एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग में जा रहे हो, और चूंकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई कीवर्ड लिख रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले कीवर्ड ऑफ सेंट्रलाइजेशन, आपको जो कीवर्ड आप रिलेट कर सको, जिससे भी रिलेटेड, जिससे आपको रिकॉल हो सके, आप वो समझ से अपना कीवर्ड वहां पे लिख दीजिए। तो अगली बार हर पैराग्राफ में या हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे कीवर्ड होना चाहिए, ताकि जब आप उसको एक्टिवली दोबारा पढ़ेंगे तो वो आपको आपके दिमाग से पूछेगा भैया क्यों लिखा था ये, तो आपको याद अच्छे से होगा। ठीक है, अगला है रिपीटिंग आउट लाउड या टीचिंग समवन। जब कोई आदमी किसी को पढ़ाता है तो उसका ब्रेन बहुत एक्टिवली
फोकस करता है, बहुत एक्टिवली अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, रिकॉल करता है, तो ये आपका रिवीजन का बहुत इफेक्टिव तरीका है। तो या तो आप ये कर लीजिए कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको किसी को सुनाइए, अपने घर में मम्मी को सुनाइए, पापा जी को सुनाइए, बहन को सुनाइए, दोस्त को सुनाइए, गर्लफ्रेंड को सुनाइए, बॉयफ्रेंड को सुनाइए, जिसको सुनाना है सुनाइए, उनको समझाइए, उनको टीच करिए। तो जब टीच करेंगे तो आप एक्टिवली रिकॉल करेंगे जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप पढ़ा किसी को तभी सकते हो जब आप खुद किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हो या खुद आपको वो चीज़ याद हो गई हो, ठीक है। तो आप रिकॉल ऑन रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इन प्रैक्टिसेस के थ्रू जाते हैं। क्या तो किसी को पढ़ा दीजिए या खुद ही ऐसे करके खुद को बोलिए, रिपीटिंग आउट लाउड, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको तेज तेज बोलिए, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू। तीसरा है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब क्या है? सपोज मैं रिवर्स का ट्रिब्यूटरी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा कि भाई ब्रह्मपुत्र का ये ट्रिब्यूटरी है, कावेरी का लक्ष्मण तीर्थ का एक ट्रिब्यूटरी है, तो अगर मैं एसोसिएट नहीं कर पा रहा हूँ किसी और इमेज से तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा याद करना। तो माइंड मैपिंग का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को मैप करें अपने माइंड में। जैसे अगर मैं कावेरी पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग में देखूँ कि कावेरी इंडिया के किस पार्ट से निकलता है, कैसे कैसे जाता है, क्या क्या डिफरेंट इसमें ट्रिब्यूटरी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता पड़ने लगें। मैं एटलस खोल के साइमल्टेनियसली देखूँ, तो ये होता है माइंड मैपिंग। अगर मैं हिल्स याद कर रहा हूं तो अगर मैं कोई हिल्स का नाम लेता हूं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, तो मुझे पता पड़ना चाहिए कि वो इंडिया के किस पार्ट में है, कि वो इंडिया के किस पार्ट में है। तो ऐसे करके आप माइंड मैपिंग के थ्रू भी एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, एक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को एक्टिवली आप माइंड से मैप करिए। और क्या एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स हैं? ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर नॉलेज। ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज का मतलब यह है कि आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्कैटर तरीके से याद मत करिए। अगर आप स्कैटर तरीके से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्कीम है, अगर स्कीम को आप रैंडमली याद करते हैं तो आप पता नहीं उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप हर बार भूल जाओगे, अरे इसमें क्या याद करना था, इसमें क्या याद रखना था। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिसाइड करें कि भैया मुझे हर स्कीम के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री करा रहा है, कौन से एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर मैं सपोज 3 कीवर्ड के थ्रू याद करता हूँ, तो सपोज कोई भी स्कीम मैंने पढ़ा, ए स्कीम मैंने पढ़ी, तो मैं खुद से पूछूंगा अच्छा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, अच्छा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, और हर स्कीम में ये पूछूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिक मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूं 3 डिफरेंट हेड्स में, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कैटेगराइज करिए इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिमला समझौता की बात करूं हिस्ट्री में, तो अगर आप पाओगे उस इंफॉर्मेशन को देखोगे तो दैट इंफॉर्मेशन इज ओनली अबाउट वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो कैसे वो काम करती है इंफॉर्मेशन, आप उसको कैटेगराइज करिए। कैसे कि ये कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन क्या होगा, तो कंपोजिशन में वो बताता है कि एक्सेप्ट टू ऑल विल बी इंडियंस, ठीक है। वो फंक्शनिंग किसके अंडर करेगी, ठीक है, तो वो बताता है 1935 एक्ट के तहत वो फंक्शन करेगी, ठीक है। कंपोजिशन में दूसरा चीज एक और ये भी आता है कि मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उसमें भी वो कुछ बात प्रोविजन हैं उसके हैं। तो ऐसे करके आप इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करिए डिफरेंट हेड्स में। तो डिफरेंट हेड्स में जब कैटेगराइज करते हैं तो आपका रिकॉल एंड रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड उसको बहुत एक्टिवली प्रोसेस करता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इज वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग और एक्टिव रिवीजन। अगला क्या है? एस्टेब्लिशिंग लिंक्स विद द प्रीवियस नॉलेज। इसका मतलब क्या है? हमारा ब्रेन जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन लेता है, अगर हम उसको पुरानी किसी इंफॉर्मेशन से लिंक करते हैं तो हम वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। ये सपोज हमने कुछ नया सीखा और ये है ओल्ड, तो ये ओल्ड अगर हम नए से लिंक कर पाते हैं तो हम बहुत पक्का कनेक्शन बनाते हैं और ये हमें काफ़ी दिनों तक हमारे दिमाग में रहेगा। तो सिमिलरली अगर हम लिंक कर करके चीज़ों को याद करें तो ये जो चेन है ये हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक रहती है। आप कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए, समझाइए इस चीज़ को। तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल लेटर पार्ट ऑफ जो मॉडर्न पीरियड है, ठीक है, उसमें डिफरेंट ऑफर्स आए थे। अगस्त ऑफर था, क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन था। तो अब अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन को आप देखें तो आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर के ऊपर कैसे इंप्रूव वर्जन था, क्या चीजें थी जो क्रिप्स मिशन ने इंप्रूव करी थी अगस्त ऑफर के ऊपर। फिर क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन था, तो कैबिनेट मिशन ने क्या इंप्रूव किया क्रिप्स मिशन के ऊपर। तो ऐसे करके जब लिंकेजेस के थ्रू जब आप याद करोगे तो आपको वो ऑफर इवॉल्व होते हुए दिखेगा, तो आपको वो चीजें याद करने में काफी आसानी हो जाएगी। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी और रबी की फसल कौन सी है, तो उसमें आता है कि वीट इज ए रबी क्रॉप,
तो अब बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर खरीफ और रबी कैसे हम याद करें। तो फॉर एग्जांपल जब मुझको पहली बार पढ़ाया गया तो मैंने रिकॉल किया, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो ये थी कि भाई हमारे यहाँ सर्दियों में जो गेहूं होता है वो सर्दियों में होता है। तो फिर मुझे बाद में टीचर ने बताया कि जो रबी की फसल है वो सर्दियों में होती है। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बन गया कि भैया जो रबी की फसल है वो सर्दियों में होती है। क्यों? क्योंकि मैंने याद कर रखा था, मेरी प्रीवियस नॉलेज थी कि जो गेहूं होता है वो सर्दियों में होता है। तो मैंने जो नई इन्फॉर्मेशन ली कि खरीफ रबी क्रॉप है, इसको मैंने लिंक किया अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से। तो जब भी आप लिंक करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से, आपको पक्का कनेक्शन बनता है, आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है और वो काफी दिनों तक आपको याद रहती हैं चीजें। और क्या तरीका है? निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब है कि आप शॉर्ट फॉर्म बनाइए चीज़ों के याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट। ये एक तरीका है अपने सोलर सिस्टम में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनको याद करने का। हेयर एम स्टैंड फॉर मरकरी, वी स्टैंड फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। और ये इस ऑर्डर में भी हैं जो सन से दूर होते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान हो गया याद करना। जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस निमोनिक्स, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लेनेट। आई हैव रिमेंबर्ड इट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स बिकॉज आई रिमेंबर दिस निमोनिक्स। तो आप निमोनिक्स बना के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म अपने लिए बनाइए। नदी के नाम के बनाने हो, महासागरों के नाम के बनाने हो, बॉर्डरिंग कंट्री के बनाने हो, अपने लिए निमोनिक्स बनाइए और उनको याद रखिए। बेसिकली इन दोनों को कंबाइंड भी आप कर सकते हो। निमोनिक्स आप ऐसे भी बना सकते हो कि अपनी किसी प्रीवियस नॉलेज से आप मिला के देख लीजिए, उससे आप लिंक कर दीजिए, तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा और आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। और क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रिवाइज वेरी एक्टिवली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब आप किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग उसको एक्टिवली रिकॉल करता है। अरे यार ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसका इम्प्लीकेशन क्या था, तो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। और कई बार अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं और वो टॉपिक जब आप वापस जाके देखते हैं तो वो एकदम पक्का याद हो जाता है। क्योंकि जब आपका कर्व नीचे आ रहा है या भूल रहे हैं और वहीं उसको रिवाइज कर लें तो कर्व सडनली ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैंने दिखाया था, आप भूल रहे हैं टॉपिक और सडनली आप रिवाइज कर लें तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके प्रैक्टिस पेपर्स को आप एज ए रिवीजन स्ट्रेटजी यूज करिए और उसमें जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको डेफिनेटली एक सेपरेट शीट पे नोट करिए कि ये टॉपिक्स मैं रिकॉल नहीं कर पाया, उनको जाके तुरंत रिवाइज करिए, सो दैट वे आपको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एग्जाम में रिवाइज हो सके और एग्जाम में आप उनका टाइमली रिकॉल कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स कुछ काम नहीं आएगी अगर आपका माइंड एंड बॉडी सही काम नहीं कर रहा है। फॉर दैट यू नीड टू टेक एम्पल रेस्ट एंड यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, ये सब आपको करना चाहिए। इससे आपका बॉडी एंड माइंड बहुत अच्छे फंक्शनिंग, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे, आपका दिमाग याद कर पाएगा चीज़ों को। और साइमल्टेनियसली यू शुड ऑल्सो हैव बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट, जंक फूड को अवॉइड करिए, अब बैलेंस डाइट खाइए। ठीक है, हरी सब्जियां खाइए, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें दिमाग के लिए बहुत फायदा करता है, वो आप जरूर खाएं। उससे आपका दिमाग बहुत सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, सो अपना ध्यान जरूर रखें, तभी आपका दिमाग भी अच्छे संतुलित तरीके से काम करेगा और आप चीज़ों को याद भी रख पाएंगे, रिकॉल भी कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट विल बी इट। आई होप आपको पता चला होगा कि कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हम रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट अपने जो रिवीजन के टॉपिक्स हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हम कब रिवाइज कर लेना चाहिए, और क्या एक्टिव मोड ऑफ रिकॉलिंग है, एक्टिव मोड ऑफ रिवीजन है, उसको हम जरूर करें ताकि हम एग्जाम में जो हमने मेहनत करी है उसका सही फल प्राप्त कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, आपके दोस्त भी बहुत आपसे बेनिफिट हो सकते हैं इस वीडियो से, तो जरूर आपके दोस्तों के संग उसको शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे उन वीडियोज़ को बनाने का। थैंक यू सो मच।